हाय एवरीवन, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आज की ये सीटेट की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी के क्वेश्चंस जो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो आप लोग कॉपी पेन बैठ के अपना स्टार्ट करिए पढ़ना। एंड आप लोगों को जो भी आंसर समझ में आएगा वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम गाइस। टेक्नोलॉजी हैज लेड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, व्हाट डज दिस मीन? यानी प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट है तो इसका क्या अर्थ है? एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, अत्यधिक सूचना, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एट हाई स्पीड, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, या फिर एनहेंस्ड नॉलेज, वर्धित ज्ञान, या एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन। अब देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे ऑप्शन सिमिलर हैं, तो आपको काफी कंफ्यूजन होगा इसको समझने में और इसके आंसर्स को करने में। बट आपका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एट हाई स्पीड। मतलब वृद्धि और विस्तार हुआ है। ठीक है, वर्धित ज्ञान भी है, एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन भी है और एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, सब कुछ देखिए यहाँ पर सिमिलर है। लेकिन वृद्धि के बारे में बता रहे हैं कि काफी ज्यादा इंटरनेट के यूज से, टेक्नोलॉजी के आने से काफी ज्यादा ज्ञान में क्या हुआ है, वर्धन हुआ है, काफी ज्यादा ज्ञान वृद्धि हुआ है और एक्सपेंशन हुआ है काफी ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो आपका जो यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेटिकेट। नेटिकेट आप जानते हैं, एटिकेट होता है, एटिकेट जिसको बोलते हैं शिष्टाचार। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां जो शिष्टाचार होता है उसको हम नेटिकेट बोलते हैं। ठीक है, यानी निम्न में से कौन सा शिष्टाचार का एक उदाहरण नहीं है? नहीं है, इस पर ज्यादा फोकस करना है एग्जाम में। नॉट, एक्सेप्ट, इन सब पे ज्यादा फोकस करना है आपको। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कहता है एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, यानी उचित प्रतिक्रिया। जब हम इंटरनेट का यूज कर रहे होते हैं तो क्या चीज जो है जो नेटिकेट में नहीं आता है, इंटरनेट के यूज में ऐसी कौन सी बात है जो नेटिकेट नहीं है, आपको ये बतानी है। ठीक है, मतलब कौन सी बात शिष्ट नहीं है। तो पहला है आपका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो पॉजिटिव दे रहा है। रिस्पेक्टिंग पीपल ऑन द इंटरनेट, आप रिस्पेक्ट करो लोगों का। फॉलो द टाइम टेबल, आप टाइम टेबल फॉलो करो। क्या आप जब भी इंटरनेट का यूज करते हो क्या कोई टाइम टेबल होता है फॉलो करने के लिए? या फिर यूजिंग ऑल कैपिटल लेटर, कि आप जब भी किसी को कुछ भी संदेश दे रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, तो आप हमेशा केवल कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। ऐसा कोई भी नेटिकेट नहीं होता है। आप जैसे भी चाहें किसी से भी मैसेज टाइप करके किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। तो आपका ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाता है। यानी यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेटिकेट, तो ये आपका नेटिकेट नहीं होता है। ठीक है, यानी ये शिष्टाचार नहीं है कि आप केवल कैपिटल लेटर्स का ही यूज करें। इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अब हम वो देख करके उसके बाद समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। सोशल साइंस डील विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। सोशल साइंस क्या करता है, डील्स विद द हिस्ट्री, यानी सामाजिक विज्ञान मनुष्यों के इतिहास से संबंधित है। सोशल साइंस प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर होलसम सोशल लिविंग, यानी सामाजिक विज्ञान छात्रों को स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है। या फिर सोशल साइंस इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, सामाजिक विज्ञान मानव विकास का अध्ययन है। या फिर सोशल साइंस इज एक्स्ट्रा करिकुलर एंड नॉट कोर कोर्स। तो ये तो बहुत गलत हो जाता है। मतलब एक कोर कोर्स हम सोशल साइंस को कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। आपका पॉलिटिकल, आपका इकोनॉमिकल, सब कुछ हम सोशल साइंस में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, बी ऑप्शन। सोशल साइंस क्या करता है, हमारे छात्रों को, जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को सोशल साइंस की बुक देते हैं पढ़ने के लिए, तो वो पूरे सामाजिक जीवन का के बारे में उसमें बताया जाता है। यानी उसमें तीनों सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके, है ना। उसमें आपका आ जाता है इकोनॉमिकल आ जाता है और आपका पॉलिटिकल आ जाता है, आपका एनवायरमेंटल आ जाता है। सब कुछ हम उसी सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो सोशल साइंस हेल्प करता है स्टूडेंट्स को होलसम लिविंग के लिए। तो आपका यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेलमैन, अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव टेकिंग सेट्स इन द ग्रुप ऑफ। सेलमैन के अनुसार निम्न आयु वर्ग में अविभाजित परिप्रेक्ष्य लेने वाला सेट कौन सा है? आपको इसका समझा दूं मैं। सेलमैन पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि जो है किस उम्र पे बच्चे जो है अपने पर्सपेक्टिव को दूसरों से अलग कर नहीं पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे उनका जो पर्सपेक्टिव है वो सोचते हैं कि वो सामने वाले का भी वही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा किस
उम्र के बच्चे जो है अपने पर्सपेक्टिव को दूसरे के पर्सपेक्टिव से अलग नहीं कर पाते। जैसे छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, किसी को चॉकलेट पसंद है तो वो सोचते हैं कि सामने वाले को भी पसंद होगा, है ना? किसी को घूमना पसंद है तो वो सोचते होंगे सामने वाले को भी पसंद होगा। तो वो पर्सपेक्टिव मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव होता है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते वो, है ना? ये किस उम्र पे होता है? तो सेलमैन के अकॉर्डिंग ये होता है 3 से 6 साल की उम्र पे बच्चों में। ठीक है, तो आपका यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस वो है सी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल गार्डनिंग? यानी कि बागवानी के दौरान सावधानी किस चीज में बरतनी चाहिए? पहला ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में हमें जागरूकता होनी चाहिए। देखिए, जब हम बच्चे को गार्डनिंग सिखाएंगे तो हम इन सारी चीजों को पहले ही बता चुके होंगे बच्चे को कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। आई बात समझ में? दूसरा देखेंगे, टीचर्स प्रेजेंस यूजिंग सैनिटाइजर आफ्टर गार्डनिंग, मतलब दूसरा ऑप्शन कहता है कि टीचर का प्रेजेंस होना चाहिए, टीचर की उपस्थिति होनी चाहिए। थर्ड कहता है यूजिंग सैनिटाइजर्स आफ्टर गार्डनिंग। देखो, सैनिटाइजर का यूज हम अब कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, तो सैनिटाइजर होना ना होना ये यहाँ कंपलसरी नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा इस तरीके से। कीपिंग फर्स्ट एड किट्स रेडी, अब आप दोनों को कंपेयर करो, बी और डी को, तो आपको मिलेगा कि अगर वहां टीचर की उपस्थिति है तो बच्चा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके और ज्यादा अच्छे से, या फिर आप बोल सकते हो कि सेफ्टी के साथ गार्डनिंग कर पाएगा अगर वहां टीचर की क्या है, उपस्थिति है। तो आपका जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DAS provides information about biodiversity, richness, and the potential dangers to the species of plants, animals, and microorganisms in the environment. जैव विविधता, समृद्धि और पर्यावरण में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों का प्रजातियों के लिए संभावित खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में बात यहाँ पर हो रही है कि पर्यावरण के बारे में, उसके थ्रेट्स के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो जानकारी हमें उपलब्ध कराती है। पहला कहता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल ट्रेनिंग, पर्यावरण प्रशिक्षण, तो यहाँ ट्रेनिंग की तो बात हो नहीं रही है। एनवायरमेंटल स्टडीज, मैंने बताया एनवायरमेंटल स्टडीज में हम जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, है ना, सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस देखो हमें करंट के थ्रेट्स के बारे में बताता है कि करंट में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये हम एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं। बेसिकली जो है हमारा जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन। हम क्या करते हैं, पर्यावरण शिक्षण जब हम करते हैं तो हम सारी चीजों के बारे में, यानी पौधों से जानवरों और सूक्ष्म जीवों प्रजातियों के बारे में सारी जानकारियां हमें उपलब्ध होती हैं। किसके माध्यम से? एनवायरमेंटल एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, चलिए। बुलिमिया नर्वोसाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि बुलिमिया नर्वोसा क्या है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है एन ईटिंग डिसऑर्डर, खाने का विकार है। अ स्लीप डिसऑर्डर, एक नींद का विकार है। अ फिजिकल डिसऑर्डर, एक जो है शारीरिक विकार है। या टाइप ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन है, एक प्रकार का नर्वस ब्रेकडाउन है। क्या है ये? तो बुलिमिया जो नर्वोसा है वो एक खाने का विकार है। जब बच्चा बहुत बिंज ईट कर लेता है, बिंज ईटिंग कर लेता है, तो करने के बाद उसको डर होता है कि कहीं वो मोटा ना हो जाए, और इस कारण से वो क्या करता है, वॉमिट करता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, काफी ज्यादा, मतलब खाने के बाद उसको डर रहता है कि वो कहीं मोटा ना हो जाए। तो अत्यधिक खा लेने से आपका ये बुलिमिया नर्वोसा जो है रिलेटेड है। तो आपका यहाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एनरोक्सिया, इसी से ही आप संबंधित एक और आपका डिजीज होता है एनरोक्सिया। एनरोक्सिया जो है वो आपका लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है, और ये भी ईटिंग डिसऑर्डर है। जब लड़कियां क्या करती हैं, डाइटिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनरोक्सिया डिसऑर्डर। ठीक है, एनरोक्सिया ये आपका ईटिंग से ही रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर आप रिलेट करके समझ पा रहे होंगे इसको। बुलिमिया जो होता है आपका वो ज्यादा खा लेने से, बिंज ईटिंग करने से रिलेटेड है, और एनरोक्सिया जो है वो कम खाने से रिलेटेड है, ईटिंग से, मतलब डाइटिंग से रिलेटेड है कि कम खाना आपने कर दिया है, कहीं आप मोटे ना हो जाएं इस डर से, तो वो उस चीज से रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to Piaget, adolescents can predict about variables and this is called,
पियाजे के अनुसार किशोर उन चरों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं जो किसी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं और इसे कहते हैं। यानी कि अगर पियाजे के अकॉर्डिंग हम समझे तो कौन सी उम्र पर बच्चे या फिर उस तरीके की जो उनका एक पर्सपेक्टिव होता है कि वो प्रेडिक्शन कर पाए कि आगे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो पाएगा। पियाजे के अनुसार ये जो बच्चे की ये जो एक रीजनिंग है, इस रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं? जब बच्चा भविष्यवाणी कर सके कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, जैसे मान लिया कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद और क्या होगा, उसके बाद और क्या होगा, कितने लोग की जान चली जाएगी, ऐसा कुछ हम भविष्यवाणी कर पाए तो इस तरह की चीजों को पियाजे के अनुसार बोलते हैं हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं? हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following is the best example of creativity? मतलब रचनात्मकता का बेस्ट उदाहरण कौन सा है? Writing a script for role playing in class, preparing an origami structure। origami structure होता है कागज से कई चीजों का निर्माण करना, मेकिंग अ रंगोली एंड मेकिंग अ पेंटिंग। तो आपका देखो यहाँ पर सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर रोल प्ले इन क्लास। अगर आप किसी चीज के लिए कुछ लिख रहे हैं तो उसमें आपका जो है ज्यादा क्रिएटिविटी आप लगा पाएंगे अपनी, तो आपका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है तो आप ऐसे ही बता सकते थे कि सबसे एप्रोप्रिएट तो यही वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम सोशल साइंस स्टडी अडेप्ट्स टू अ अप्रोच। सोशल साइंस, हमने दो क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड कर लिए हैं। जो सोशल साइंस है वो कैसा विषय है? इंटरडिसिप्लिनरी है, सिस्टमेटिक है, सोशल है, होलिस्टिक है, यानी कि अंतर विषय है, व्यवस्थित है, सामाजिक है या फिर समग्र है। तो बच्चों ये जो सोशल साइंस विषय है ना, ये हम अपने सारे विषय को संबंध मतलब सारे विषयों को अपने में समाये हुए हैं। तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है। मतलब एक विषय से हम दूसरे विषय को भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से कुछ जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है, रिलेटेड है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के बना हुआ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गाइस, हाउ कैन वी इनकलकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट इन स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग देम मैथमेटिक्स? यानी हम छात्रों को गणित पढ़ाते समय वैज्ञानिक स्वभाव कैसे पैदा कर सकते हैं? ऑप्शन कहता है गिविंग द स्टूडेंट साइंटिफिक एग्जांपल्स टू सॉल्व। हम उनको समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को वैज्ञानिक मेथड बताएं। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू टेक अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हम बच्चों को साइंटिफिक अप्रोच दे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या फिर टेलिंग देम अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम उनको बताएं कि अगर आपने ये मेथड यूज किया तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके रिलेशनशिप के बारे में हम अपने बच्चों को समझाएं। या फिर मेकिंग स्टूडेंट सॉल्व साइंटिफिक फॉर्मूलाज, या फिर उनको हम बताएं कि कैसे फॉर्मूलाज को सॉल्व करते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि केवल हम उनको एग्जाम्पल्स बताएं सॉल्व करने के लिए या फिर उनको साइंटिफिक अप्रोच बता दें, तो ऐसे में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या उनके अंदर वो साइंटिफिक मेथड आ जाएगा, साइंटिफिक अप्रोच आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप जब बताओगे कि ये कॉज है, ये इफेक्ट है, यानी कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप में बच्चों की जो है मैथमेटिक्स में वो जो क्या है साइंटिफिक टेम्परामेंट को वो यूज कर सकते हैं, जब उनको कॉज और इफेक्ट दोनों मालूम रहेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आएंगे। पीपल हु नो द एनवायरमेंटल एक्ट्स, राइट रूल्स and legislations and use their knowledge to make appropriate judgments and decisions of earth are known to be। यानी कि वो लोग जो पर्यावरण अधिनियमों, कानूनों, अधिकारों, नियमों और विधानों को जानते हैं और जो अपने ज्ञान का उपयोग उचित बनाने के लिए करते हैं, मतलब उनको सारी चीजें पता है, वो पर्यावरण के प्रति और पूरे तरीके से क्या है, जागरूक है, ऐसा कहना है। तो पृथ्वी की सुरक्षा और सुधार के लिए निर्णय के रूप में जाने जाते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको हम कैसे मानेंगे, क्या मानेंगे कि वो एनवायरमेंटली अवेयर है या एनवायरमेंटली लिटरेट है या फिर एनवायरमेंटली एक्टिव है या फिर एनवायरमेंटली मास्टर्स हैं? तो मास्टर्स में इतना कुछ है ना छुपा नहीं है। वो क्या है, एनवायरमेंटली लिटरेट है, मतलब जागरूक है वो, कि उनको पता है कि जो है ये हम करेंगे तो इसका इफेक्ट ये होगा। तो वो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में उनको बहुत अच्छे से जानकारी है। तो वो क्या है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एनवायरमेंटली लिटरेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट स्कूल लेवल द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू बिल्ड एंड डेवलप स्किल्स ऑफ दैट कंसर्न ह्यूमंस एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। स्कूल स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौशल का निर्माण और विकास करना है जो मनुष्यों और उनके आसपास की दुनिया से संबंधित है।
क्या है हमारा यहाँ पर, अगर हम बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या है, मोटिव क्या है, रीजनिंग, इवेल्युएटिंग, मेकिंग डिसीजंस। तो बच्चों आपका जो एडजस्टमेंट नहीं होगा, समायोजन नहीं है, बी, सी और डी आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो आपका यहाँ हो जाएगा रीजनिंग, इवेल्युएटिंग और मेकिंग डिसीजंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर जेंडर बाय नेम्स ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट among other things is called sexual activeness, sexual diversity, sexual orientation या sexual development। अन्य बातों के अलावा गतिविधियों और रुचियों के माध्यम से किया विशेष लिंग से अपनी पहचान करना जोड़ना कहलाता है। जैसे कि कोई लड़का है तो वो अपनी पहचान किसी लड़के से जोड़कर बताता है कि हाँ मैं इसके जैसा दिखता हूँ, या कोई लड़की है तो वो अपनी पहचान किसी और से जोड़ करके बताती है हाँ मैं इसके जैसी, मतलब वो महिला की कैटेगरी में अपने आप को लेकर के आती है और वो लड़का अपने आप को मेल की कैटेगरी में लेकर के आता है। तो इसका ये जो हमारा एक तरीका है, ये पर्सपेक्टिव है, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। Which of the following entities recommends basic safety assurance of school in school? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्कूल में छात्रों की बुनियादी सुरक्षा आश्वासन की सिफारिश करती है? तो आप सबको बेहतर पता है, वो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। इन अ हेट्रोजीनस एंड मिक्स्ड एबिलिटी क्लास अ टीचर शुड, मतलब एक ऐसा क्लासरूम आप अपने दिमाग में सोचो जहां पर विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं। हेट्रोजीनस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, होमोजीनस का मतलब होता है समान रूप के। तो हेट्रोजीनस में जहां बहुत तरह के बच्चे हैं, कोई वीक है, कोई अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा तेज है पढ़ने में, कोई किसी को कुछ नहीं आता, ऐसी क्लास में अध्यापक को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय वन टाइप ऑफ टीचिंग फॉर ऑल, एक ही विधि से लोगों को पढ़ा देना चाहिए जितने बच्चे हैं। ये यूज अ वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड्स, कई वैरायटीज टीएलएम का यूज करना चाहिए, या कंडक्ट मैनी टेस्ट, कई टेस्ट कराने चाहिए, या एम्प्लॉय टीचर डायरेक्टेड टीचिंग, क्या करना चाहिए? लर्निंग मेथड। अगर वो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो वैरायटी ऑफ, वो क्या करेगी, वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड्स को यूज करेगी ताकि जितने तरह के बच्चे हैं उस तरीके से वो सीख पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन एरर्स बिकॉज दे, एनसीएफ के अकॉर्डिंग हमें त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू स्कॉल्ड, क्योंकि हमें बच्चों को डांटने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इसलिए हमें एरर पर फोकस करना चाहिए। या प्रोवाइड अ अपॉर्चुनिटी टू रिमूव स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि बच्चे को स्कूल से हम निकाल दें। या फिर हेल्प्स टू ब्रांड स्टूडेंट्स एज स्लो लर्नर्स, हेल्प्स टू ब्रांड स्टूडेंट्स एज स्लो लर्नर्स, मतलब हम बच्चों को क्या करें, बच्चों की जो है मतलब धीमे शिक्षार्थियों को कम करने में हमें सहायता मिले। या फिर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, मतलब हमें जब हम अपने बच्चों के एरर्स पर फोकस करेंगे तो हमें इस बात का पता चलेगा कि बच्चे की थिंकिंग क्या है, बच्चा कितना सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों गलतियां कर रहा है, ये सब जानने का हमें मौका मिल पाएगा, हमें अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ लैंग्वेज लर्निंग इज आर कॉल्ड पैसिव स्किल, किस लैंग्वेज लर्निंग को पैसिव स्किल बोलेंगे? रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखो जब हम पढ़ते हैं और या फिर जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं या फिर जब हम सुनते हैं तो इसको बोलते हैं हम रिसीविंग स्किल, या फिर आप बोल सकते हो पैसिव स्किल, या फिर आप पैसिव स्किल भी बोल सकते हो। लेकिन जब हम बोलते हैं और जब हम क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं, तो ये वाली स्किल हमारी क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल होती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। रीडिंग और लिसनिंग हमारी क्या है, पैसिव स्किल होती है, जबकि हमारा स्पीकिंग और राइटिंग क्या होता है, एक्टिव स्किल होती है या फिर प्रोड्यूसिंग स्किल होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। स्टूडेंट्स विल गेट एग्जांपल ऑफ एंगल्स आफ्टर दे हैव विल लर्न द डेफिनेशन एंड फाइंड द एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स व्हिच मेथड इज फॉलोड बाय दिस एग्जांपल, यानी कि बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिया गया और उसके बाद फिर उन्होंने डेफिनेशन बताया गया। आफ्टर दे विल लर्न द डेफिनेशन, पहले हमने एग्जाम्पल दिया फिर हमने बच्चों को उसकी डेफिनेशंस बताया, यानी कि हम एग्जाम्पल देने के बाद हम फिर किस पे जा रहे हैं, रूल पर जा रहे हैं। तो ये वाला मेथड हमारा क्या होता है, ये वाला मेथड हमारा इंडक्टिव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल जाना इंडक्टिव होता है, रूल टू एग्जाम्पल आना डिडक्टिव होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स डेवलप लैंग्वेज स्किल,
किस तरह से हम अपनी लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर पाएंगे, यूज ऑफ द वोकैबुलरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस लिटरेचर फॉर्म्स या रीडिंग द लैंग्वेज, यानी शब्दावली का प्रयोग करके या फिर हम जो है कथनों का प्रयोग करके कई स्टेटमेंट्स यूज करेंगे तो हमारी लैंग्वेज कैपेसिटी बिल्ड होगी, या फिर प्रेपरेशन ऑफ वेरियस लिटरेचर फॉर्म्स, कई साहित्य की हम तैयारी करें, या फिर रीडिंग द लैंग्वेज। तो आपका यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। अगर हम साहित्य को पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो हमें कई तरीके से अपने जो है लैंग्वेज को एनरिच करने का मौका मिलेगा, हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गाइज हमने सीटेट का आज सेकंड लेक्चर दिया, इसके बाद भी बहुत सारी पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।